Hello everyone. So I'm back with part 2 and with the story The Discovery of Tut. सो शुरू करते हैं पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि टूट था और उसकी डेथ हो गई थी। कार्टर ने उसके एक्सरे करे थे, उसके गोल्ड वगैरह थे, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करा था। फाइनली कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 इयर्स के बाद फिर से उसकी बॉडी को निकाला जाता है और अब सिटी स्कैन जैसी फैसिलिटीज़ हैं और वो कैसे मरा था और वो मरते वक्त कितने साल का था और डिटेल पता करने के लिए सिटी स्कैन के लिए उसकी डेड बॉडी को ले जाया जाता है। तो यहाँ से स्टोरी आपकी शुरू होती है पार्ट 2 में। किंग टूट्स डेमेज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। जो किंग टूट्स था उसकी जो डैमेज थी, डैमेज का मतलब होता है मरना, वो एक बहुत बड़ा इवेंट था इवन रॉयल के लिए भी, जो उस टाइम के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। अपनी फैमिली का वो लास्ट पर्सन था। उसके बाद उसकी पूरी जो फैमिली की लाइन थी वो ख़त्म हो गई थी। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ डायनेस्टी। रैटल ऑफ डायनेस्टी का मतलब यहाँ पे है कि उस टुट्स की डेथ के साथ उसकी पूरी डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, मौत के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें अनक्लियर हैं जो यहाँ पे डिस्कवर करने की कोशिश करी जा रही है। एमनोहोटेप थर्ड, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर। यहाँ पे एक नाम दिया गया है जो है आपका एमनहोटेप थर्ड। ये टुट के फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे। वॉज अ पावरफुल फैरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट दैट हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। तो जो फ़ैरो के फादर, जो टुट्स के फादर थे, वो एक फ़ैरो थे जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक के रूल करा था। डिकेड्स, 4 डिकेड्स तक के उन्होंने उनका राज चला। और ये जो पीरियड था, जो उनकी डायनेस्टी का टाइम था, उसको गोल्डन एज से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हो गोल्डन एज में उनके पास कितना ज़्यादा गोल्ड भी था, जो हमने अभी पिछली पार्ट 1 में डिस्कस करा। हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिटेटेड वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। उसके बाद क्या होता है, जो उनका बेटा होता है जिसका नाम होता है एमेनहोटेप फोर्थ, वो उसका जब राज आता है तो वो क्या होता है, बहुत स्ट्रेंज तरीके से, स्ट्रेंजेस्ट तरीके से रूलिंग स्टार्ट करता है। द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटेन। जो न्यू फैरो बनता है, एमेनहोटेप फोर्थ है, वो जो है वो एक नई चीज़ स्टार्ट करता है, वर्शिप ऑफ एटेन। एटन की वर्शिप स्टार्ट करता है। द सन डिस्क, बेसिकली एटन मीन्स अ सन डिस्क, सन डिस्क की वो वर्शिप स्टार्ट करता है। चेंज्ड हिज नेम टू एखेंथन, और वो अपना नाम बदल के एखेंथन कर लेता है। एखेंथन मीन्स होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, मतलब सर्वेंट ऑफ द सैंड डिस्क। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू अ न्यू सिटी ऑफ एखेंथन नोन एज अमारना। उसके बाद वो अपनी जो सिटी होती है, जो कैपिटल होती है, उसको चेंज कर देता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और उस जगह का नाम होता है एखेंथन, जिसको जो अब जाना जाता है वो अमारना नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस, क्लोजिंग हिज टेम्पल। वो आगे चल के क्या करता है, लोगों को शॉक कर देता है, पूरी कंट्री को शॉक कर देता है। बेसिकली वो एमन जो होता है उनके ऊपर अटैक करने लगता है। एमन बेसिकली मेजर गॉड माने जाते थे इजिप्ट लोगों के, और उनके टेम्पल्स को, उनकी इमेजेस को स्मैश करता है, तोड़ देता है, बंद करवा देता है। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च करते हैं लग्जर के, जिनका नाम है रे जॉनसन, वो कहते हैं कि वो टाइम काफ़ी हॉरिफिक रहा होगा, क्योंकि किसी के बिलीव्स होते हैं टेम्पल्स को लेके या धर्म को, चीज़ों को लेके, उनके सामने उसको तोड़ना, बंद करना, तो काफ़ी लोग डरे हुए होंगे। द साइट ऑफ एंशियंट थीब्स, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन एथेन वेंट लिटिल वैकी। एक डायनेस्टी पूरी चल रही होती है, अब इसका एकदम लास्ट टाइम आ जाता है। एखेंथन भी जो होता है वो पूरा वैकी हो जाता है, मतलब बिहेव करने लगता है बिल्कुल ऑड तरीके से। उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी जो लोगों के समझ में नहीं आती थी, बहुत ही वैकी थी। वेल, आफ्टर एथेंस डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्साइटेड विद हार्डी अट्रेस। एथेन की मौत के बाद एक सडनली एक मिस्टीरियस सा कोई रूलर आ जाता है जिसका नाम होता है स्मेकिन खरे, और वो अचानक से आता है और बहुत ही हार्डली तरीके से उसकी चीज़ें ट्रेस की जा सकी हैं। एंड देन अ वेरी यंग टुटेंखेतन टुक द थ्रोन, किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे।
और उसके बाद जो टुटनखतन टुक थ्रोन, तो जो बीच में होता क्या है, एखिनतन की मौत के बाद जो है एक बीच में सडनली कोई नया रूलर आता है जो कुछ टाइम के लिए रहता है और फिर सडनली डिसअपियर हो जाता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। उसका नाम होता है स्मेकिन खरे। और फिर उसके बाद जो है फिर टुटनखैतोन नाम से एक रूलर आता है जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है, जिसको फिर शॉर्टकट में टुट, या जिसने अपना नाम चेंज कर लिया था टुट में, सॉरी, सो उसको थ्रोन मिल जाता है। ही इज वाइडली नोन टुडे। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टुटन खामुन, लिविंग इमेज ऑफ एमन। जो टुटन खामुन होता है, जो टुट जिसको नाम से अब जान रहे हैं, वो एमुन की चीज़ों को वापस से लेकर आता है एंड ओवर सॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। वो ओल्ड बिलीफ्स को रिस्टोर करता है, ओल्ड बिलीफ्स को वापस से लेकर आता है। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, और जो इनका रूल था, टुट्स का जो रूल था, वो लगभग 9 years तक के चला। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसके बाद अचानक से टुट्स की मौत हो जाती है। तो इसी चीज़ को लेके लोग शॉक थे कि उसकी डेथ कैसे हुई। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. टुट का यहाँ पे नाम है, डिस्कशन है, उसके बारे में बात की जा रही है। बट इजिप्ट की अगर बात किया जाए तो टुट के अलावा बहुत सी मम्मीज़ हैं जिनकी अपनी एक अलग स्टोरी है। हाउ मैनी, नो वन नोज। कितनी वहाँ पे मम्मीज़ हैं ये कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन इन इन्वेंट्री इन late 2003 has recorded almost 600 so far and is still continuing. 2003 में एक इन्वेंट्री और एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था जिसमें यह था कि मम्मीज़ की इन्वेंट्री की जाएगी, मतलब एक लिस्ट बनाई जाएगी। अराउंड 600 रिकॉर्ड की जा चुकी हैं मम्मीज़, 600 मम्मीज़ मिली हैं और काउंटिंग जो है वो अभी तक चल रही है। सो इट इज़ येट नॉट कन्फर्म कि कितनी मम्मीज़ हैं। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज़ विद अ portable CT machine donated by National Geographic Society and Siemens its manufacturer। तो अभी विद द टाइम जब ये प्रोजेक्ट आ गया है तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो गई हैं। तो नेशनल ज्योग्राफिक और सीमेंस ने CT स्कैन मशीन और कई चीज़ें, कई फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी हैं ताकि ममीज़ वगैरह को अच्छे से इंस्पेक्ट किया जा सके। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैंड इन डेथ। ममीज़ की अगर बात करें जाए तो जो बहुत ही फर्स्ट टाइम पे ममीज़ की CT स्कैन वगैरह किया गया था, उनमें से टूट की भी एक मम्मी है। एज इन लाइफ मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। जैसा कि टूट अपनी लाइफ में भी बहुत आगे रहा है, मरने के बाद भी वो काफ़ी आगे रहा है। उसकी बॉडी को फर्स्ट टाइम या फर्स्ट लोगों में CT स्कैन किया जाता है। अ CT मशीन स्कैंड मम्मी हेड टू टो। CT स्कैन जो होती है वो मम्मी का स्कैन करती है, स्कैनिंग करती है और हेड टू टो पूरा बॉडी का करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और जब CT स्कैन होता है तो अराउंड 1700 इमेजेस निकाली जाती हैं उस डेड बॉडी की। टुट्स हेड स्कैंड इन 0.62 millimeter slice to register its intricate structures take on airy detail in the resulting image। तो जो टुट्स की डेड बॉडी है और जो बॉडी है उसकी जो 1700 इमेजेस निकाली जाती हैं और हर एंगल से बहुत ही माइन्यूट लेवल पे निकाली जाती है, जिससे बहुत सी एरी डिटेल मिलती हैं, मतलब अनयूजुअल डिटेल मिलती हैं। विथ टुट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of glided burial shrine protected for so long। तो यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो यूज़ किए गए हैं, जैसे कि आपका रेडियोलॉजी वर्ड है विच मीन्स हु चेक्स एक्सरेज, जो एक्सरेज करते हैं और डॉक्टरी लाइन में CT स्कैन वगैरह करते हैं, उस चीज़ को हम रेडियोलॉजी बोलते हैं। फॉरेंसिक मतलब होता है जो क्राइम ब्रांच होती है, हु चेक्स द क्राइम। एंड एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट हु चेक्स ह्यूमन स्ट्रक्चर। ये सारे ही मिलके उसकी टुट्स की इंस्पेक्ट करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, प्रोब करते हैं और सवालों को और ज़्यादा जानते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और ऐसा सोचते हैं जो गॉडेस ऑफ विंग्ड है उसने कैसे इतने लंबे टाइम तक टुट्स को बचाए रखा। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टुट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। अब जो यहाँ पे बता रहे हैं, जब ये लोग कार्टर के बाद 40 ईयर्स के बाद जब ये लोग जाते हैं तो एक रात होती है, रात में ये लोग जाते हैं वर्कमैन और उस अंडरग्राउंड उतरते हैं और टॉम के अंदर जाके उस कॉफिन को, उस बॉक्स को बाहर निकालते हैं। लाइक पैल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू अ स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, देन रोज ऑन अ hydraulic lift into the
ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। तो यहाँ पे पैलबियर्स वो होते हैं आपके जो डेड बॉडी को कंधा देते हैं, उनको आप बोलते हो पैलबियरर्स। तो वो अंडरग्राउंड जाते हैं, डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। काफ़ी अंदर डेड बॉडी थी, वो काफ़ी हॉलो अंडरग्राउंड में जाके थी, तो बेसिकली इतनी हैवी चीज़ को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं था। तो हाइड्रोलिक मशीन वो यूज़ करते हैं जिसके थ्रू उस डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fan। अब जब ये सिटी स्कैन के लिए डेड बॉडी चली जाती है तो 20 मिनट के बाद क्या होता है, 2 आदमी लोग भागते हुए बाहर आते हैं और फिर वो वापस से दौड़ते हुए आते हैं। उनके हाथ में एक पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन था, उनके हाथ में 2 पंखे थे। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन। तो एक्चुअली वो फ़ैन वगैरह क्यों लेकर आते हैं, जो $1 million के स्कैनर था जिससे सिटी स्कैन होना था वो ख़राब हो चुका था, और तो उसके जो फ़ैन थे वो चलना बंद हो गए थे। तो ये मशीन की थोड़ी बहुत इनको नॉलेज थी, वो आर्टिफिशियल अलग से 2 फ़ैन लेकर आते हैं। आगे क्या है, कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। वहाँ पे गार्ड खड़ा होता है, वो नर्वस होके एक जोक मारता है और कहता है कि कहीं ये फ़ैरो का कर्स तो नहीं जो ये मशीन ख़राब हो गई, क्योंकि फ़ैरो की आप डेड बॉडी को निकाल के उसका स्कैन कर रहे हो तो उसको पसंद नहीं आया होगा। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। तो जो फ़ैन लेकर आते हैं फाइनली वो वर्क करता है और जो ये सिटी स्कैन वगैरह कर रहे होते हैं ये प्रोसीजर पूरा होता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, दैट टेक्नीशियन टर्न टूट ओवर द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम। प्रॉपर सारी जानकारी लेने के बाद, सिटी स्कैन करने के बाद उसको प्रॉपर से बंद कर दिया जाता है और वापस से उसकी टॉम्ब में रख दिया जाता है। लेस दैन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, द फैरोज अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। 3 घंटे का ये प्रोसेस था सिटी स्कैनिंग का। उसके बाद से वापस से उसको कॉफिन में रख के उसकी जगह पे लिटा दिया जाता है जहाँ पे वो काफ़ी लंबे समय तक आराम कर रहा था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen। आगे चल के क्या होता है, जब यहाँ पे सीटी स्कैन हो चुका है, काफ़ी डिटेल्स मिल चुकी होती हैं, तो कंप्यूटर की हेल्प से स्क्रीन पे टुट की इमेज बनाई जाती है कि वो कैसा दिखता था। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। तो फाइनली बहुत सारी इमेजेस मिल गए थे, अराउंड 1700 थे। पिक्सल्स आप जानते हो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जो एक फ़ोटो होती है वो सारे कलेक्ट करके ग्रे कलर की पिक्चर कंप्यूटर स्क्रीन पे बनने लगी थी। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। तो जो पिक्सल्स थे उनको स्पिन करा जा रहा था, घुमाया जा रहा था और उनको घुमा के हर डायरेक्शन में देखा जाता है। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। Other images revealed a hand, several views of the rib cage and transection of the skull, but for now the pressure was off. Sticking back in his chair, Zahi Hawass smiled, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong. ठीक है। उसके बाद जब स्कैनिंग वगैरह हो जाती है, उसका एक प्रॉपर एक फेस भी बन जाता है। धीरे धीरे स्कैनिंग वगैरह होती है तो स्कल पूरा बन जाता है, रिब केज बन जाता है, हैंड उसका अपेयर होता है यहाँ पे। तो ये सारी ही चीज़ें डिटेल मिल जाती हैं। फाइनली जो ज़ही हवास होते हैं वो रिलीव्ड करते हैं, चैन की सांस लेते हैं और क्या कहते हैं, नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट। मैं कल रात सोया नहीं हूँ। नॉट फॉर अ सेकेंड, इवन एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया हूँ। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। वो बोलते हैं अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे चैन की सांस मिली है, काम हो चुका है, अब मैं जाऊँगा और सो जाऊँगा। बेसिकली उन लोगों को टेंशन थी कि कुछ बुरा हुआ है, मर्डर हुआ है, बट फाइनली यहाँ पे ये पता चलता है मर्डर नहीं हुआ था, वो उनकी नेचुरल डेथ ही थी, कोई पार्ट मिसिंग नहीं था, ये एक कंप्लीट डेड बॉडी थी। तो सिटी स्कैन से इतनी डिटेल्स मिल गई। यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज टूट्स वगैरह की बनाई गई है उस टाइम के हिसाब से। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेंटल स्टेयर्स टू स्टैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया गया था कि जब डेड बॉडी को निकाला जा रहा था तो वाइट स्काई पूरा ग्रे कलर का हो गया था, हवाएं तेज़ चलने लगी थी, काफ़ी स्कैरी सीन हो गया था। सो वेल यहाँ पे जब डेड बॉडी को वापस से रखा जाता है ग्राउंड अंडरग्राउंड में, तो सैंडी ग्राउंड जो होता है, जो विंड होती है वो स्टॉप मतलब रुक जाती है। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं अभी भी। इन दिस वैली ऑफ
डिपार्टेड। और उस वैली, उस ग्रेवयार्ड के अंदर ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, चारों तरफ साइलेंस होता है और इट इज़ वेरी स्कैरी सीन। जस्ट अबव द एंट्रेंस to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. टुट्स की डेड बॉडी के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है कि टुट की बॉडी के ऊपर कॉन्स्टलेशन मतलब तारों का एक झुंड है। इजिप्टियंस का एक बिलीव होता है कि एक गॉड की एक सोल होती है ऑसिरिस, जो ऊपर है टुट्स की डेड बॉडी के ऊपर, और वो वॉच कर रही है टुट की बॉडी को, जो छोटा राजा है उसको लगातार देख रही है और उसकी रक्षा कर रही है। यहाँ पे ये स्टोरी आपकी फिनिश होती है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 का भी लिंक डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए फिर इसको देखिए। कोई भी डाउट लगता है पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। हैव अ गुड डे। बाय बाय।